हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो रजिस्ट्री करने के लिए जो समय सीमा है उसको लेके सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है, जिसके बारे में पूरे डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ओपी साउंड एसोसिएट लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अगर आप लोग कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी जब परचेस करने से पहले उन लोग के बीच में जो है सेल ऑफ एग्रीमेंट होता है। ठीक है, एग्रीमेंट जो है बेचने से पहले उन लोग के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि कुछ एडवांस उनके द्वारा वहाँ पे दे दिया जाता है या कुछ कंडीशन उस एग्रीमेंट में वहाँ पे डाला जाता है कि अगर मैं इतने दिन के बाद या 6 महीने के बाद या साल भर के बाद मैं इस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री आपके नाम पे कर दूंगा, इस तरीके का होता है। या फिर कुछ और कंडीशन हो सकता है कि वो जो है पार्टीशन ना हुआ हो, तो उनका ये हो सकता है कि पार्टीशन होने के बाद उस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे आपको सेल आउट कर दूंगा, इस तरीके का हो सकता है। या फिर कहीं एनओसी वगैरह की ज़रूरत हो तो उस कंडीशन में सब मतलब वहाँ पे जो सेल ऑफ एग्रीमेंट है वो एक तरीके का उसमें कुछ कंडीशन दिया होगा, उस कंडीशन के आधार पे आपको उस प्रॉपर्टी को आपको जो है परचेज करने का टाइम होता है। तो सबसे पहले हम लोग चीज़ इसमें और समझ लेते हैं कि सेल डीड और सेल ऑफ एग्रीमेंट क्या होता है। तो इसी में बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि सेल डीड और सेल ऑफ एग्रीमेंट क्या होता है। तो सेल ऑफ एग्रीमेंट क्या होता है, जब प्रॉपर्टी को परचेस करने से पहले जब दो लोगों के बीच में, एक जो है क्रेता है एक विक्रेता है, तो क्रेता और विक्रेता के बीच में दोनों में से कोई भी उसको वहाँ पर तैयार करा सकता है। तो उन लोग के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि इस प्रॉपर्टी के बिहाफ में कि मैं कोई इतना एडवांस अभी दे दिया गया है और इस प्रॉपर्टी को 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर के बाद इस प्रॉपर्टी को आपको वहाँ पे बेच सकते हैं। तो ये जो टाइम लिमिट है 1 साल, 6 महीने या कुछ भी वहाँ पे हो सकता है, तो उसके आधार पे आपको वहाँ पे एक एग्रीमेंट बन जाता है। तो बहुत सारे लोग क्या होता है कि वो एग्रीमेंट बनने के बाद कुछ दिन बाद, जैसे साल भर हो जाएगा, तो उसके बाद यह हो जाता है कि वो लोग या तो पैसा बढ़ा देते हैं कि नहीं मैं अब इतने पैसे में आपको वहाँ पे नहीं दूंगा, या हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी को आगे बेचने से मना ही कर दे। तो इस तरीके का कुछ भी कंडीशन हो सकता है। तो उस कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और नेक्स्ट है सेल डीड। अब सेल डीड क्या होता है, जब वो प्रॉपर्टी जो है डायरेक्ट रजिस्ट्रार के ऑफिस में उस प्रॉपर्टी को बेच दिया जाता है, तो उस कंडीशन में वो सेल डीड हो जाता है। मतलब सेल डीड हो जाने के बाद आप उस प्रॉपर्टी के ऑनर हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो सेल ऑफ एग्रीमेंट होता है उसके बाद आप वहाँ पे प्रॉपर्टी के ऑनर नहीं हो सकते। अब एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या सेल ऑफ एग्रीमेंट है, जो एग्रीमेंट है उसको रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य है? तो जो सेक्शन 17 है उसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे रजिस्ट्री एक्ट का, तो उसमें जो है जो प्रॉपर्टी का जो सेल ऑफ एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो है उसको रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य है। अगर रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे तो वो वहाँ पे वैलिड नहीं है। तो उस कंडीशन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी का जैसे एग्रीमेंट होता है उसको नोटराइज करा के अपने पास रख लेते हैं, बट वहाँ पे वैलिड नहीं है। फिर भी उसके लिए भी एक ऑप्शन ये है कि सेक्शन 49 जो रजिस्ट्रेशन एक्ट का है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी इस तरीके का अगर सेल ऑफ एग्रीमेंट हुआ है जो कि नोटराइज है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस कंडीशन में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट के तहत आप लोग वहाँ पे कोर्ट में केस कर सकते हैं। कब करेंगे, जब जो उस कंडीशन में दिया हुआ है उस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया जा रहा है, उस समय आप वहाँ पे उसके अगेंस्ट में केस कर सकते हैं। एक 2023 का जजमेंट है जो कि घनश्याम वर्सेस योगेंद्र राठी। इस केस में कहा गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी का जो सेल ऑफ एग्रीमेंट है उसको अगर रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वहाँ पे वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये जो केस है 2023 का ये भी केस है जो अभी लेटेस्ट जजमेंट आया है, जिसमें लिमिटेशन की बात कही गई है, उसका नाम है हजारीलाल वर्सेस रमेश कुमार एंड अदर्स। ये जो केस है ये अभी अक्टूबर 2023 का आया हुआ है, एकदम लेटेस्ट जजमेंट है, जिसमें यहाँ पे लिमिटेशन टाइम के बारे में बात की गई है। इसके कुछ फैक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ये दो लोगों के बीच में एक सेल ऑफ एग्रीमेंट हुआ रहता है कि वो जो है आगे चल के 3 घर का वहाँ पे उनके द्वारा उसका रजिस्ट्री वहाँ पे कर दिया जाएगा। तो दोनों के बीच में जो पार्टी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे 2 घर का उनके द्वारा रजिस्ट्री कर दिया गया था, बट 1 घर का वहाँ पे रजिस्ट्री नहीं किया गया था। तो उसके कैंट है उन्होंने वहाँ पे एक केस लगाया कि उस प्रॉपर्टी का मेरे द्वारा हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के बाद ये प्रॉपर्टी को अभी यहाँ पे नहीं बेचा जा रहा है, तो इसके आधार पर वहाँ पे उनके द्वारा
केस लगाया गया, जहाँ पे ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो एप्लीकेंट है उनके फेवर में वहाँ पे जो है जजमेंट आया, क्योंकि उनके बीच में जो है एक एग्रीमेंट हुआ था उस प्रॉपर्टी को लेके। तो उनके द्वारा ऑर्डर किया गया कि उस प्रॉपर्टी को उनके द्वारा उस प्रॉपर्टी को वहाँ पे मिलना चाहिए। जो ये टाइम पीरियड है, जो एग्रीमेंट हुआ था वो 1986 में हुआ था, और जो ये केस लगा है 1999 में लगाया गया था। तो फिर जो है ये अपील होते हुए यहाँ पे हाई कोर्ट में पहुंचा। हाई कोर्ट ने जो है ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था उसको वहाँ पे सही माना। जिनका प्रॉपर्टी है, जिनके द्वारा वहाँ पे एग्रीमेंट किया गया था, उन्होंने जो है इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को पूरे अच्छे से ऑब्जर्व किया और देखा कि ये जो इनके द्वारा जो केस लगाया गया है ये टाइम जो है 13 साल के बाद यहाँ पे लगाया गया है। तो इनके द्वारा यह कहा गया कि आर्ग्यू किया गया कि इन लोग ये प्रॉपर्टी का जो है एनओसी नहीं हुआ है, इसीलिए प्रॉपर्टी को अभी देने से मना कर रहे हैं, और इसका एनओसी होने के बाद भी ये मेरे को नहीं दे रहे हैं। एनओसी हो जाने के बाद इस प्रॉपर्टी को उनको देना था, लेकिन अभी तक एनओसी नहीं हुआ, जिससे ये प्रॉपर्टी उनको नहीं मिल पा रही है। तो इस तरीके का उनके द्वारा आर्ग्यू किया गया। जबकि वहाँ पे दोनों के बीच में जो गवाह हुआ था, ट्रायल कोर्ट में जो विटनेस हुए थे, एग्जामिनेशन हुए थे, उसमें वहाँ पे कहीं पे भी इस तरीके का एनओसी वगैरह की बात को वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया गया था कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें एनओसी वगैरह का कोई भी उल्लेख नहीं था। और साथ ही ये कहा गया कि जो 2 मकान है उसको ऑलरेडी उनके द्वारा जब परचेज कर लिया गया है पहले ही, जबकि उस समय उसमें कोई भी एनओसी वगैरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, एनओसी के बिना भी वहां पे जो है रजिस्ट्री कर लिया गया है। तो ये कंडीशन जो है रजिस्ट्री के लिए कि यहाँ पे एनओसी नहीं है इसीलिए रजिस्ट्री नहीं हो पाए, ये कंडीशन यहाँ पे जो है वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि इनके द्वारा जो है ऑलरेडी वहाँ पे जो है प्रॉपर्टी को परचेज किया गया है 2 घर को। उनके द्वारा ये कहा गया कि अगर 13 साल की समय सीमा जो है उसके अंदर इनको पहले 2-3 साल के अंदर जो लिमिटेशन टाइम है उसके अंदर ही उनको यहाँ पे केस फाइल करना था। ये यहाँ पे जो वैलिड रीजन नहीं है कि जो लिमिटेशन टाइम इतना ज़्यादा हो गया है उसके बावजूद भी उनके द्वारा अभी केस किया जा रहा है, वो यहाँ पे वैलिड नहीं है, क्योंकि जो टाइम पीरियड है यहाँ पे लगभग 13 साल का टाइम पीरियड वहाँ पे बीत चुका था। तो इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे लिमिटेशन टाइम को वहाँ पे बोला कि अगर कोई भी इस तरीके का एग्रीमेंट होता है तो उसमें 3 साल के अंदर उसको वहाँ पे करना अनिवार्य है। केस अगर नहीं करेंगे तो वहाँ पे वैलिड नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ये टाइम जो है ड्यूरेशन कब से आप लोगों का काउंट होगा। तो ये काउंट कब होगा, जैसे कोई कंडीशन जो सेल ऑफ एग्रीमेंट है उसमें जो लिमिटेशन टाइम है, जैसे कि वहाँ पे 1 साल के बाद वो प्रॉपर्टी को देने की बात कही गई है, तो जो 1 साल बीत जाने के 3 साल के अंदर आपको वहां पे केस को फाइल करना है। या कुछ ऐसा है कि यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि एनओसी हो जाने के बाद या पार्टीशन सूट हो जाने के बाद, तो जैसे ही वो पार्टीशन सूट हो जाता है या उनको वहां पे एनओसी मिल जाता है उसके वहां पे जो है 3 साल के अंदर आपको उस केस को फाइल करना है। अगर इस तरीके का अगर आप केस को फाइल नहीं करेंगे तो आपको वहां पे जो है भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट देखने को मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।